हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि वाटर जो होता है अपने आप में एज ए रिसोर्सेज जो है वो किस प्रकार से हमारे लिए होता है। तो हम वाटर को कई तरीके से यूटिलाइज करते हैं, लाइक बाथिंग, ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूजेज। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने मोस्टली बात करी थी वाटर स्केसिटी इन इंडिया एंड हाउ टू कंजर्व दी एंड मैनेजमेंट ऑफ द वाटर। ठीक है, ये चीज़ें जो है हमने कवर कर ली थी। यहाँ पे हम छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि जो एक इजराइल जो है, जो मिडिल ईस्ट का एक कंट्री है, वहाँ पे ओनली 25 सेंटीमीटर जो है वो जो है रेनफॉल देखने को मिलती है, यानी कि वहाँ पे 25 सेंटीमीटर बारिश होती है। और इंडिया में 114 यानी कि 114 सेंटीमीटर जो है एनुअल रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार की जो है वाटर स्केसिटी नहीं होती है बावजूद इंडिया, तो यानी कि इंडिया के अंदर पानी की समस्याएं जो हैं वो काफ़ी देखने को मिलती हैं। और इजराइल में हमारे से कम बारिश होने के बावजूद भी वहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी वाटर स्केसिटी जो है वो नहीं यानी कि इंडिया के अंदर ज़्यादा वाटर स्केसिटी है और इजराइल में बिल्कुल भी नहीं है। अब इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो जल की उपलब्धता है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसके स्वरूप के अनुचित समुचित जल प्रबंध न होने के कारण, यानी कि हमें जो है वाटर मैनेजमेंट नहीं आता है। तो वाटर यदि मैनेजमेंट हमें आ गया तो हमारे इंडिया के अंदर भी अपने आप में किसी प्रकार की जो है वाटर स्केसिटी या पानी की कमी नहीं रहेगी। इजराइल ने जो है अच्छे से वाटर हार्वेस्ट करना और वाटर मैनेजमेंट जो है उसको करना आता है, इसलिए वहाँ पे वाटर स्केसिटी या पानी की कमी नहीं देखने को मिलती है। वहीं पे हम बात करें जिससे वर्षा के बाद लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी होते हैं, यानी कि देखो जब बारिश होती है तो मोस्टली उसका जो पानी है वो फ्लो होकर हमारे ओशियंस के अंदर चला जाता है। और यदि हम उसको रोक कर कंजर्व करके तरीके से यूटिलाइज करें तो पूरे साल जो है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर द इरीगेशन एंड अदर पर्पज़। ठीक है, बट हमारे पास क्या है, वाटर मैनेजमेंट नहीं है। तो इसी कारण इंडिया के अंदर जो है वाटर स्केसिटी कई रीजन्स के अंदर देखने को मिलती है। यही मूल कारण है देश के जलीय बहाव के, जिसे हम उचित प्रबंध के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। जब तक दोस्तों इंडिया के अंदर वाटर मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक इंडिया के अंदर वाटर स्केसिटी बनी रहेगी। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हो एक कश्मीरी जो है लड़की जो है पानी भरने के लिए जा रही है, जिसको हम बोलते हैं पनिहारी। ठीक है, तो पनिहारी जो क्या लेने जा रही है, पानी लेने जा रही है। और कई ये तो आपने राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी जो है पिक्चर देखते हो आप, टेलीविज़न के ऊपर न्यूज़ के अंदर जो है आती रहती है। पानी के लिए यहाँ पे काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं और इस प्रकार से नंबर्स के अंदर जो है ये लोग खड़े होकर पानी जो है वो यहाँ पे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर ये शो करता है कि हमारे पास जो है वाटर अपने आप में उसका मैनेजमेंट जो है तरीके से नहीं है, तभी तो हम इस प्रकार की जो समस्याएं जो हैं वो फेस करते हैं। अब दोस्तों हम लास्ट वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो अपने आप में एक टॉपिक वाइज नहीं थी, तो यहाँ से जो है ये टॉपिक जो है या फिर ये चैप्टर जो है प्रॉपरली स्टार्ट होता है कि यानी कि जितने भी हमने रिवर्स प्रोजेक्ट बनाए हैं, जितने भी हमारे जितने भी नदियों के ऊपर बांध बने हुए हैं वो मल्टीपर्पज़ के लिए जो है वो बना रखे हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी मल्टीपर्पज़ जो रिवर्स प्रोजेक्ट हैं किस प्रकार से बने हुए हैं और उनकी हिस्ट्री क्या है इंडिया के अंदर, और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, और हम किस प्रकार से जो है जितना भी हमारा वाटर होता है उसका किस प्रकार से हम संसाधन का प्रबंध करते हैं, वो इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं। सो बट हाउ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो बट डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर, तो हमें इस प्रकार की जो जल होता है उसका प्रबंध करने की, मैनेजमेंट करने की अपने आप में नीड क्यों है? ठीक है, तो हमें क्यों करना चाहिए जल प्रबंध? ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर जो है यहाँ से हम सर्च करने की कोशिश करते हैं। सो आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ये होता है पुरातात्विक जितने भी स्रोत होते हैं, और हिस्टोरिकल यानी कि अपने आप में ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड देखें हम। So that from ancient time we have been the constructing sophisticated hydraulic structure like dam, यानी कि हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है हाइड्रोलिक जो है वो स्ट्रक्चर बना रखे हैं। जैसे हम डैम क्या होते हैं, बांध होते हैं। ठीक है, तो बांधों को हमने, यदि हम हमारी भारत की हिस्ट्री के अंदर देखें तो हमने प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए जो है कई प्रकार के डैम्स बनाए हैं जो पत्थरों और मलबों से बनाए थे। डैम्स बिल्ड ऑफ स्टोन्स और रबल्स। ठीक है, रिजर्वियर्स और लेक्स, इम्बेनमेंट्स एंड कैनाल्स फॉर द इरिगेशन। तो यहाँ पे यदि हम आर्कोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखें तो भारत में
हमारे जो प्राचीन जितने भी दस्तावेज हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए जो है वो पत्थरों और मलबे से बांध बनाए जाते थे। यहाँ पे वेरियस टाइप के जो है जलाशय या तालाब बनाए जाते थे तथा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी जो है काफ़ी जलीय कृतियाँ या फिर जलीय जो है वो कुछ ना कुछ डैम वगैरह बनाए जाते थे। कहाँ पे? इंडिया के अंदर। वो कौन दिखाता है? हमारे जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमें ये चीज़ें बताते हैं। नॉट सरप्राइजली वी हैव continued this traditions in modern India by the building stem is most of the our river basin। तो यहाँ पे यानी कि ये अपने आप में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो हम प्रेजेंट में जितने भी डैम वगैरह बना रहे हैं कि वो अभी बन रहे हैं, वो परिपाटी जो है आधुनिक भारत में ही जारी रही है। और अधिकतर जितनी भी हमारे इंडिया के अंदर नदियां हैं, नदियों की जितने भी बेसिन हैं वहाँ पे हमने बांध बनाए हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर प्रेजेंट में ही बांध नहीं बन रहे, ये हमारे हिस्ट्री के अंदर भी बनाए जाते थे। अब कुछ एंशियंट टाइम के अंदर जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से बनाए जाते थे, यहाँ पे थोड़े से हम रिकॉर्ड्स देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बात करें इस ये जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की, तो इंडिया में किस प्रकार के जो है वो बांध बनाए जाते थे, इसकी यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये अपने आप में प्राचीन भारत में जो जितने भी हमारे डैम वगैरह बनाए जाते थे, जलीय जो कृतियाँ होती हैं, हाइड्रोलिक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं जलीय कृतियाँ। जल को रोकने के लिए जितनी भी हम कुछ डैम वगैरह, तालाब या छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाते थे उसको हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जलीय कृतियाँ इनको बोला जाता है हिंदी के अंदर, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर ये आ रहा है कि इन दी फर्स्ट सेंचुरी BC द श्री, यहाँ पे इसका नाम ये काफ़ी जो है श्रृंगवेरा, श्रृंग यानी कि यहाँ पे देख लेना श्रृंगवेरा जो है ये अपने आप में इलाहाबाद के नज़दीक जो है गंगा नदी के बाढ़ के जल को, यहाँ पे ये बता रहा है जो BC जो है श्रृंगवेरा जो है यानी कि नियर इलाहाबाद हैड सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ दिस गंगा, यानी कि यहाँ पे जो गंगा का पानी था उसको रोकने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संरक्षण तंत्र जो है वो बनाया गया था। कहाँ पे? इलाहाबाद के नियर बाई। यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ईसा से फर्स्ट सेंचुरी जो आती है, ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक कोई जगह का नाम है जिसका क्या नाम है? श्रृंगवेरा। यहाँ पे क्या बनाया गया था? गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित रखने के लिए, यानी कि जो गंगा रिवर यहाँ से निकलती है तो इसके जो जल होता है यानी कि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई फ्लड नहीं आए, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे हमने एक डैम बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप में ये एक अपने आप में काफ़ी सोफिस्टिकेटेड था और एक उत्कृष्ट जल संग्रहण यानी कि वाटर को कंजर्व करने के लिए अपने आप में काफ़ी सोफिस्टिकेटेड उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। कब? 1 BC के अंदर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त जो मौर्य है काफ़ी जो हमारा यानी कि इंडिया को इंडिया बनाने वाला पहला जो है किंग था चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ पे इसके टाइम पे हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है कई जो है बांध बनाए गए थे। तो यहाँ पे डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ड। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो है हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े जो है बांध बनाए गए, झीलें बनाई गई, ठीक है, और जो है सिंचाई तंत्रों का निर्माण जो है वो करवाया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान करना है। ये हमें कुछ हिस्टोरिकल जो है रिकॉर्ड्स यहाँ पे हमें बताते हैं कि इंडिया के अंदर प्राचीन समय से जो है वो वाटर कंजर्वेशन किया जाता था। सो एविडेंस ऑफ द सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन द कलिंगा। जो कलिंगा है काफ़ी फेमस है, हिस्टोरिकल पैलेस माना जाता है उड़ीसा के अंदर। और दूसरा जो नाम है वो है नागार्जुन कोंडा, ये जो है आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है। सो नागार्जुन कोंडा जो है आंध्र प्रदेश में, और जो बेनूर है वो कर्नाटक में, और कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर। तो यहाँ पे ये जितने भी हैं, कलिंग ओडिशा में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, बेनूर कर्नाटक में और कोल्हापुर महाराष्ट्र में, यहाँ पे भी उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के सबूत मिले हैं। यहाँ पे एविडेंस मिले हैं सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क के। तो ये भी आपको ध्यान करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट रहने वाला है। इसके अलावा यदि हम बात करें 11th सेंचुरी के अंदर, तो यहाँ पे भोपाल लेक काफ़ी फेमस लेक मानी जाती है। वन ऑफ दिस लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, यानी कि मैन मेड। आर्टिफिशियल क्या होती है? यानी कि जो इंसानों ने बनाई थी, ठीक है। सो लेक्स ऑफ द इट्स टाइम वॉज बिल्ड, यानी कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील इसको बोलते हैं, जो भोपाल लेक में जो बनाई गई थी। कब? 11वीं शताब्दी के अंदर,
काफ़ी फेमस जो है ये हम मान सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें, इन दी 14th सेंचुरी द टैंक इन हौज खास दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द इल्तुतमिश फॉर द सप्लाइंग वाटर टू श्री फोर्ट एरिया। तो यहाँ पे 14वीं शताब्दी के अंदर इल्तुतमिश जो है दिल्ली का राजा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक तुर्क जो है ये शासक था। तो यहाँ पे इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र को जल की सप्लाई करने के लिए हौज खास जो है अपने आप में एक क्या बनाएगा, एक टैंक बनाया था, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जो इंडिया में ये बनाए गए थे प्राचीन समय के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान करना है। अब दोस्तों थोड़ा सा हम जो डैम्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये डैम्स होते क्या हैं और इनको बिल्ड जो है वो क्यों किया जाता है। सो व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर, यानी कि जो डैम्स होते हैं वो होते क्या हैं और जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए ये अपने आप में किस प्रकार से जो है वो सहायक होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो जो जितने भी डैम्स होते हैं आपको पता ही है, जैसे यहाँ से कोई रिवर जाती है तो रिवर के पानी को रोककर जो है हम यहाँ पे डैम बना लेते हैं, एक बांध जिसको बोलते हैं बांध, ठीक है। यानी कि डोली होती है, डोली बनाकर हम पानी को रोक लेते हैं। वर्षा के पानी को भी रोक सकते हैं। यहाँ पे ये जो है हीराकुंड जो है उड़ीसा के अंदर है आई थिंक। तो हीराकुंड जो है बांध यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये इस साइड से रिवर आ रही है और यहाँ पे हमने रिवर के पानी को रोकने के लिए एक बड़ा सा डैम बना लिया और धीरे धीरे जो है नीचे से यहाँ से जो है नीचे देखो यहाँ से जो है इसके चैनल्स होते हैं, वहाँ से जो है हम पानी छोड़ते रहते हैं। जैसे यहाँ से जो है आवक ज़्यादा हो गई तो पानी को हम यहाँ नीचे से छोड़ देंगे, ठीक है। तो चैनल्स के थ्रू जो है हम पानी को धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं। तो डैम जो है काफ़ी जो है हेल्प करते हैं वाटर को कंजर्व करने में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसी की। सो डैम्स आर ट्रेडिशनली बिल्ड टू impound रिवर एंड रेन वाटर दैट कुड बी यूज्ड लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चर फील्ड, यानी कि जो जितने भी डैम्स बनाए जाते हैं परंपरागत बांध, नदियाँ और वर्षा जो है उसके जल को इकट्ठा करने के बाद उसे खेतों की सिंचाई के लिए इरिगेट फॉर द एग्रीकल्चर फील्ड, यानी कि खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। यानी कि हम डैम इसलिए बनाते हैं कि हमारे खेतों को पानी की सप्लाई पहुंच पाए, ठीक है। तो मोस्टली ये बनाए कहाँ जाते हैं तो ये आपको ध्यान करना है। यानी कि हम मोस्टली एक तो जो बारिश का पानी होता है उसको रोक के बना सकते हैं या फिर किसी नदी का पानी रोक कर भी बांध बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। सो टुडे डैम्स आर बिल्ड नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन, जो आज जितने भी डैम्स बनाए जाते हैं वो इरिगेशन के लिए नहीं बनाए जाते हैं बट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो यहाँ से हम बिजली पैदा भी करते हैं जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। यानी कि जो पानी से बनाई जाने वाली जो बिजली होती है उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। डैम के ऊपर जैसे हमने यहाँ पे ये पानी आ रहा है तो पानी के यहाँ पे हमने वेरियस टाइप की जो टर्बाइंस लगा दी है, तो टर्बाइंस लगाकर वो टर्बाइंस पानी जब भी छोड़ेंगे तो वो टर्बाइंस क्या करेंगे, घूमेंगे, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इस प्रकार से जो है ना प्रेजेंट में जितने भी डैम्स बनाए जाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बनाए जाते हैं। वाटर सप्लाई फॉर द डोमेस्टिक, यानी कि घरेलू जो जल होता है उसके लिए भी जो डैम बनाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल यूजेज, यानी कि औद्योगिक जो यूज़ के लिए भी हम क्या बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं। फ्लड, बाढ़ को रोकने के लिए भी बनाते हैं। रिक्रिएशन, मनोरंजन के लिए भी, यानी कि वहाँ पे बांध के अंदर भी जो है हम घूम के आ सकते हैं, नाव वगैरह जो है वो कर सकते हैं, राफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं। इनलैंड नेविगेशन और जो है ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, नेविगेशन होता है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जहाज़ों को चलाकर सप्लाई भी कर सकते हैं सामान की। एंड फिश ब्रीडिंग, और वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मछली पालन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रेजेंट में हम डैम इसलिए बनाते हैं कि ये सारी चीज़ कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे विद्युत उत्पादन, घरेलू उत्पादन के लिए पानी सप्लाई, औद्योगिक उपयोग के लिए, जल आपूर्ति के लिए, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए और वहाँ पे नौच चालन के लिए भी और मछली पालन के लिए भी जो है वो प्रेजेंट में डैम बनाए जाते हैं। Hence, dams are now referred to as multi-purpose projects where the many uses of the impound water are integrated with the another। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो इसलिए बांधों को अपने आप में क्या बोला जाता है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही अपने आप में क्या है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जल एकत्रित जल के अनेकों उपयोग जो है यहाँ पे हम यानी कि उसको जो है मल्टीपर्पज़ से जो है डैम के पानी को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें जैसे सतलज और व्यास रिवर के ऊपर जो है सतलज और व्यास रिवर का जो बेसिन है वहाँ पे हमने क्या किया, वहाँ पे हमने भांगड़ा नांगल जो है परियोजना बनाई। सो वहाँ पे भांगड़ा नांगल प्रोजेक्ट वाटर इज़ बीइंग यूज्ड बोथ फॉर दी हाइडल पावर एंड प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। तो यहाँ पे जो हमारी फेमस जो सतलज रिवर है और व्यास जो रिवर है जो अपने आप में ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर मानी जाती हैं, यानी कि ये सतलज नदी है और यहाँ से व्यास और सतलज नदी जो है दो रिवर जो है इसकी सहायक नदियाँ मानी जाती हैं। तो यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा जो है डैम बना रखा है जिसका नाम है कौन सा, भांगड़ा नांगल प्रोजेक्ट। और इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, यहाँ पे हम एक तो हाइडल पावर प्रोडक्शन भी करते हैं यानी कि बिजली भी पैदा करते हैं और इसके अलावा सिंचाई के लिए भी जो है ये यूज होता है। तो ये इरिगेशन के लिए भी यूज होता है और फॉर दी हाइडल पावर प्रोडक्शन के लिए भी यूज होता है। कौन सा डैम, भांगड़ा नांगल प्रोजेक्ट किसके कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है, सतलज और व्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। द हीराकुंड प्रोजेक्ट इन द महानदी बेसिन। तो यहाँ पे हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है वो भी अपने आप में मल्टीपर्पज जो है वो प्रोजेक्ट माना जाता है और कहाँ पे बना हुआ है, महानदी रिवर के ऊपर जो ओडिशा के अंदर फ्लो होती है। तो ये आपको ध्यान करना है। बेसिन इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन ऑफ द वाटर विद द फ्लड कंट्रोल। तो ये जो है महानदी के ऊपर हीराकुंड जो बांध बना हुआ है उसको किस लिए बनाया गया है कि यहाँ पे जो है जल संरक्षण किया जाए और बाढ़ को नियंत्रित जो है वो किया जा सके। तो यहाँ पे कई पर्पज से जो है वो डैम्स बनाए जाते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इनको बोला जाता है। So multi-purpose projects launched after independence with their integrated water resources management approach were thought of a vehicles that would lead to the nations to development and progress। ठीक है, तो यहाँ पे हम मोस्टली हमारी जो आज़ादी हुई है आफ्टर द इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो है शुरू की गई जितनी भी अपने आप में मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट होते थे उनका किस प्रकार से मैनेजमेंट अप्रोच हो आधारित जितनी भी बहुउद्देशीय जितनी भी परियोजनाएं होती थी, उपनिवेश काल में बनी जितनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। यानी कि हम बात करें जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो देश की स्वतंत्रता के बाद में बनाए गए थे, तो यहाँ पे इन्होंने देश की जीडीपी, देश में इरिगेशन यानी कि मल्टीपर्पज़ के लिए ये यूटिलाइज किए गए और यहाँ पे अपने आप में यानी कि ये वाहन के रूप में एज ए व्हीकल जो है इनको माना गया कि इन्होंने हमारे देश की जो है वो ग्रोथ करवाई है। किनने, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ऑफ डैम ने। तो इनको जो है हम क्या बोलते हैं, नेशन ऑफ द एज ए व्हीकल। इन्होंने इनको जो है समृद्धि जो हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है और समृद्धि जो है रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में इनको देखा गया है। तो ये अपने आप में काफ़ी जो है वो यूनिक था। इन्होंने जो है इंडिया की जो है प्रोग्रेस यहाँ पे करी है। सो आवर कमिंग द हैंडीकैप ऑफ द इट्स कॉलोनियन पास्ट। यानी कि यहाँ पे जो हम इससे पहले क्या थे, कॉलोनी थे, किसकी, ब्रिटिशर्स की। तो यहाँ पे कॉलोनियल जो टाइम था, पास्ट था हमारा, यानी कि वहाँ से उठाकर इन डैमों ने हमारी देश की जीडीपी को काफ़ी ग्रोथ जो है या फिर पुश किया है। वहीं पे यानी कि पहले हम अंग्रेज़ों के अधीन थे, गुलाम थे, और वहाँ से जैसे ही हम स्वतंत्र हुए उसके बाद में काफ़ी मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स हमने बनाए और हमारा विकास किया। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, प्राउडली प्रोक्लेम्स दी डैम्स एज द टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया से दैट अबाउट द डैम्स। उन्होंने क्या कहा कि जितने भी जो डैम्स हैं वो टेम्पल हैं भारत के, तो मॉडर्न भारत के उन्होंने क्या कहा, इनको आधुनिक भारत के मंदिर उन्होंने इनको कहा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लेना, काफ़ी एग्जाम में पूछ भी ली जाती है। सो द रीजन्स बीइंग दैट इट वुड बी इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी विद द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। तो यहाँ पे उनका ये मानना था कि जितने भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं उनके चलते कृषि जो भी इरिगेशन होता है या फिर ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था होती है, विलेज इकोनॉमी होती है, और औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था को अपने आप में विकास करेगी। यानी कि जो जितने भी डैम हम बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, इनका जो है इन फ्यूचर जो है काफ़ी जो है प्रॉफिट या फिर हमें बेनिफिट मिलने वाला है। किस किस सेक्टर के अंदर, तो गांव की इकोनॉमी सुधारने के लिए, औद्योगिकरण करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और अर्बन इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए जो है जितने भी डैम बनाए जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जा सकते हैं।
तो यहाँ पे हम एक जो है यहाँ पे एक जो छोटी सी जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है लाइन और आई है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा जो गीत है वो आपको दिख रहा होगा। ये जो है मोस्टली एक बार आपको मैं पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ अबाउट द रिवर ऑफ दामोदर। तो दामोदर जो रिवर है जो काफ़ी फेमस है वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। और इसको वहाँ का यानी कि दामोदर को वहाँ का क्या बोला जाता है, शोक बोला जाता है, सोरो ऑफ दी यानी कि रिवर ऑफ सोरो, यानी कि किसको बोला जाता है, दामोदर को। तो ये जो है सोरो ऑफ द वेस्ट बंगाल दामोदर रिवर, तो काफ़ी फेमस है। यानी कि वहाँ पे हर साल जो है वो ये बाढ़ लेकर आती है वेस्ट बंगाल में, तो इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ये काफ़ी जो है वो फेमस है। तो सॉरी तो यहाँ पे हम बात करें, जैसे यहाँ पे आषाढ़ के टाइम पे द पॉपुलर भादु सॉन्ग इन द दामोदर वैली रीजन्स नरेट्स द ट्रबल्स, यानी कि वो जो लोग हैं वहाँ पे भादु गीत दामोदर घाटी क्षेत्र में मोस्टली ये गाया जाता है। और शोक को यानी कि ये जो दामोदर नदी है उसको शोक नदी कहा जाता है। और नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनको यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो जो दामोदर नदी है यानी कि कौन कौन सी जो है वो प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट करती है, उन्हीं के बारे में इस सॉन्ग में जो है वो यहाँ पे कुछ बातें दे रखी है। तो इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो वी हैव sown the crop in Asar, we will brings Bhadu in Bhadra, floods have sown the Damodar, the selling sports cannot sell, oh Damodar we fall at your feet, reduce the floods a little, Bhadu will come a year later, let the boat soil on your surface। यानी कि सारा जो सॉन्ग है उसका मतलब क्या हुआ, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऊपर से। तो वो बोलता है वी हैव सोन द क्रॉप्स इन असर, यानी कि हमने आषाढ़ में जितनी भी फसलें बोई थी हम भद्रा में भादू लाएंगे। वी विल ब्रिंग दी भादू इन भद्रा, यानी कि भद्रा जो है, भादू अपने आप में एक महीना होता है, ठीक है। वहाँ पे हम क्या लेके आएंगे, भद्रा यानी कि बादल लेके आएंगे। बाढ़ से दामोदर फैल गई है, और बाढ़ से जो है दामोदर फैल गई है। द फ्लड्स हैव स्लोन द दामोदर, नाव इसमें नहीं चलेगी, यानी कि ओ दामोदर वी, यानी कि दिस सेलिंग बोट कैनॉट सेल, यानी कि यहाँ पे इसमें नाव नहीं चलेगी। ओ दामोदर हम आपके पैर पड़ते हैं, ओ दामोदर वी फॉल एट योर फीट, हम आपके क्या कर पड़ते हैं, पैर पड़ते हैं। बाढ़ का कहर कुछ कम करो, रिड्यूस दी फ्लड्स ए लिटिल, यानी कि बाढ़ का जो कहर होता है वो बहुत ही कम करो। भादू एक साल बाद आएगा, भादू जो है, भादू विल कम ए ईयर लेटर, लेट दी बोट सेल ऑन योर सरफेस, यानी कि अपनी सतह पर नाव चलने दो। तो जितने भी लोग जो हैं वहाँ पे रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अरदास करते हैं, किससे, दामोदर रिवर से, जो वहाँ पे हर साल बाढ़ लेकर आती है। तो ये जो है एग्जाम में लास्ट टाइम जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वेस्ट बंगाल का जो है सोरो किस रिवर को बोला जाता है। तो आपको ध्यान करना है दामोदर रिवर को सोरो ऑफ द वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे ये जो लोग हैं वो अपने यानी कि गुजारिश कर रहे हैं उस दामोदर रिवर से कि जो आप क्या करो, अपना जो लेवल है वो थोड़ा सा घटाओ और बाढ़ का जो कहर है वो उसको थोड़ा सा कम करो। इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं ये जितने भी मल्टीपर्पज़ जितने भी बांध बनाए जाते हैं उसके बारे में। इन रिसेंट ईयर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्कॉर्सिनिटी एंड ऑफ अपोजिशंस फॉर द वैरायटी ऑफ द रीजन, यानी कि ये बताना, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये जो जितने भी मल्टीपर्पज़ जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ये अपने आप में ग्रेट स्क्रूटिनिटी एंड अपोजिशन का अपने आप में, यानी कि धीरे धीरे जो है ना इस मल्टीपर्पज़ जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी आलोचना होने लग गई और इनको स्क्रूटिनी जो होता है यानी कि पुनः इनका निरीक्षण किया जाना चाहिए कि इनसे कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। तो यानी कि मल्टीपर्पज़ जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनके कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम मोस्टली जो है मल्टीपर्पज़ जितने भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके फ़ायदों की तो बात कर ली, लेकिन कुछ इनके नुकसान भी होते हैं, ठीक है। तो यदि हम रिसेंट ईयर बात करें तो इनका काफ़ी जोरों शोरों से इनका विरोध भी किया गया है, क्योंकि जब हम किसी रिवर के ऊपर डैम बनाते हैं तो वहाँ से काफ़ी लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, वहाँ की ऑल ओवर जो वेजिटेशन होती है वो पूरी ख़राब हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे जितने भी एनिमल्स या फ्लोरा एंड फ्यूना पाए जाते हैं वो सारे डिप्लेशन उनका होता है। तो ये अपने आप में कुछ नुकसान भी होते हैं।
अब एक चीज़ बताओ, तो यानी कि हम इन चीज़ों को, वेजिटेशन हो गया या जितने भी हमारी जो ट्राइब्स है वहाँ पे रहती है, उनको हम वहाँ से माइग्रेट करने को फोर्स डालते हैं। फ्लोरा और फ्यूना जो है वो हमारा जो है वो डैमेज होता है, डिप्लेशन होता है उनका, और जो भी हमारी वहाँ की सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी भी गिरती है। यानी कि हम रिवर्स के ऊपर जितने भी पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे हमारी सॉइल फर्टिलिटी भी डिक्रीज होती है। तो अब एक चीज़ बताओ दोस्तों, हम डैम बनाते हैं, वहाँ पे हमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होते हैं, तो हम इनको फिर बनाते क्यों हैं, किन के लिए बनाते हैं? तो ये यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ नुकसान भी इनके मल्टी जो पर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके कुछ नुकसान भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है, रेगुलेटिंग एंड डेमिंग्स ऑफ द रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो, क्यूजिंग स्पोर सेडिमेंट्स फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम्स ऑफ द रिजर्वियर्स, resulting in the rockier stream beds and proper habitats for the rivers. Aquatics lives dam also frequent rivers, making it difficult to educate fauna to migrants, especially for the sweeping and reservoir that they created on the floodplains. Also submerge the existing vegetation and soil, leading its decompositions over the period of time. यानी कि ये पूरी इस लाइन का जो है पैराग्राफ का मैं आपको पूरा समझा देता हूँ कि यानी कि हम जितने भी मल्टीपर्पज़ जितने भी जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उनके कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक तो जो हमारी सॉइल फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है, तथा हम जो बाढ़ जितनी भी आती है वहाँ पे उनको जो है वो तो कवर कर लेते हैं, लेकिन जितना भी जो वहाँ पे जो डैम के नियर बाई एरिया होता है वहाँ पे हमेशा खतरा बना रहता है, ठीक है। और वहाँ पे जो जितना भी तलछट होता है वो बहाव उसका कम हो जाता है रिवर्स का, और वहाँ पे जो एक डैम बनाते हैं वहाँ की जो तली होती है वो उसके ऊपर काफ़ी पानी का प्रेशर आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है तो वहाँ पे अधिक चट्टानी जो है यानी कि जितने भी तलछट होता है वहाँ पे जमा होता रहता है, और वहाँ पे यानी कि खतरे बने रहते हैं कई, ठीक है। तो वहाँ पे इसके अलावा हम बात करें, जलीय जितने भी जीव होते हैं उनकी भोजन की कमी वहाँ पे देखने को मिलती है। फ्लोरा और फ्यूना जो है वो काफ़ी फेस करते हैं, काफ़ी डिप्लेशन में चले जाते हैं, ठीक है, और उनकी संख्याएँ काफ़ी घट जाती है, ठीक है। हम वहाँ पे रहने वाले लोगों का माइग्रेशन करवाते हैं कि वहाँ से हम यहाँ पे हम डैम बना रहे हैं, यहाँ से उठकर आप दूसरी जगह चले जाओ। तो यहाँ पे और वहाँ पे कई जो है समस्याएं, वेजिटेशन को काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है, और नियर बाई जितना भी एरिया होता है वहाँ पे वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो भी काफ़ी समस्याओं को फेस करते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। तो इसका जो है थोड़ा सा मैं हिंदी में बता देता हूँ कि बाढ़ के जितने भी मैदान बनाए जाने वाले जितने भी जलाशय होते हैं वहाँ पर मौजूद जितनी भी वनस्पति होती है और मिट्टियाँ जो होती हैं वो अपने आप में जल में डूब जाती हैं। सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशंस एंड द सॉइल लीडिंग्स टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ समय के बाद जितनी भी वहाँ पे मिट्टी होती है वो जल में डूब जाती है और अपने आप में डिकम्पोजिशन हो जाता है उस मिट्टी का। तो ये अपने आप में कुछ नुकसान है किसके, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के। इसके बाद में हम बात करें, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम हैव आल्सो बीन एक्यूज्ड ऑफ मैनी न्यू इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स लाइक। अब देखो दोस्तों, ये जितने भी मल्टीपर्पज़ जितने भी प्रोजेक्ट्स बने इनके अगेंस्ट काफ़ी आंदोलन भी हुए हैं इंडिया के अंदर। जैसे यहाँ पे एक जो है आंदोलन काफ़ी फेमस हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो दोस्तों कुछ समय पहले जो है नर्मदा के ऊपर एक डैम बनाया जा रहा था, और वहाँ के जो लोकली लोग हैं उन्होंने इसका आंदोलन विरोध किया कि यहाँ पे नर्मदा रिवर के ऊपर जो है हम डैम जो है नहीं बनाने देंगे। तो इसके लिए वहाँ के लोकल लोगों ने एक आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट दी डैम ऑन दी नर्मदा रिवर। सो इसको बोला गया नर्मदा बचाओ आंदोलन, काफ़ी फेमस था, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें उत्तराखंड के अंदर टेहरी डैम आंदोलन भी काफ़ी फेमस हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है ये मल्टी पावर जो प्रोजेक्ट हैं ये बन गए हैं। सो मैनी न्यू इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स लाइक दी नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड टेहरी डैम आंदोलन उत्तराखंड में है, तो ये जो है ये बनाए गए, यानी कि काफ़ी इनका विरोध हुआ, आंदोलन हुए, जैसे नर्मदा बचाओ और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए। और परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय जो लोग थे उन्होंने किया, यानी कि हम बात करें रेजिस्टेंस दीज प्रोजेक्ट है प्राइमरली बीन ड्यू टू दी लार्ज स्केल डिसप्लेसमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़। अब दोस्तों वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको क्या कर दिया गया, डिसप्लेसमेंट कर दिया गया लोकल कम्युनिटीज़ को, तो यहाँ पे उन्होंने उसका विरोध किया। सो लोकल पीपल्स ऑफन हैड टू बी गिव अप देयर लैंड, यानी कि उनकी ज़मीनें ली जा रही थी,
ठीक है। यानी कि जितने भी डैम बनाए जाते हैं तो लोकल लोगों की ही ज़मीनें यूज़ की जाती हैं। यानी कि अपने आप में लोकल लोगों की ज़मीन ली जा रही थी, लाइवलीहुड एंड देयर मेड्स एक्सेस टू कंट्रोल आवर रिसोर्सेज फॉर दिस ग्रेटर फूड ऑफ ए नेशंस। यानी कि यहाँ पे आमतौर पर जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी ज़मीनें, उनकी आजीविका और संसाधनों से जो उनका लगाव होता है वो अपने आप में नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान उनको करना पड़ता है। यानी कि पहले वो उस लैंड के ऊपर डिपेंड थे, उनकी आजीविका उसके ऊपर डिपेंड थी, उनको काफ़ी उस ज़मीन से लगाव था, लेकिन अब उनको क्या कर दिया जा रहा है, डिसप्लेसमेंट कर दिया जा रहा है। तो वो क्या करेंगे, विरोध ही करेंगे। अब दोस्तों, सो इफ़ दी लोकल पीपल्स आर नॉट बेनिफिटिंग फॉर दी सच प्रोजेक्ट, यदि लोकल लोगों को इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट से किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा है, तो फिर मिल किसको रहा है, परहेप्स किसको मिल रहा है, दी लैंड ओनर्स एंड लार्ज फार्मर। क्या जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो ओनर्स होते हैं, लार्ज फार्मर्स होते हैं, बड़े बड़े जो किसान होते हैं उनको, इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी जो व्यापारी होते हैं, उद्योगपति हों उनको, एंड फ्यू अर्बन सेंटर, और कुछ शहरी केंद्रों को जो है इनका फ़ायदा मिल रहा है। टेक द केस ऑफ दिस लैंडलेस इन विलेज, डज ही रियली गेन फ्रॉम दिस सच ए प्रोजेक्ट। तो ये अपने आप में जो है इनका जो फ़ायदा है बड़े ज़मींदारों, बड़े किसानों को और बड़े उद्योगपतियों को और कुछ नगरीय केंद्रों को ही इसका फ़ायदा मिलता है। गांव के जो भूमिहीन, जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस जो जितने भी किसान होते हैं उनको तो नहीं मिलता है, ठीक है। उन भूमिहीनों को क्या वास्तव में ऐसी जितनी भी मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्या वो छोटे जो लोग होते हैं, लैंडलेस जो लोग होते हैं, क्या उस इन जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका फ़ायदा उठा पाते हैं? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उठ रहा है कि यहाँ पे जितने भी जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनका फ़ायदा वहाँ के लोकल लोगों को मिलता है या नहीं मिलता है? तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। यानी कि बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, लैंड ओनर्स होते हैं, लार्ज फार्मर्स होते हैं, वही अपने आप में इन मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए इस प्रकार के जो है आंदोलन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, कहाँ पे ये जो है मूवमेंट हुई और किस प्रकार से जो है इसको फिर जो है कंट्रोल किया गया। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।